शादी कब होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से लोग सितारों में ढूंढते आए हैं। तो आज हम वैदिक ज्योतिष की इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान शादी के सही समय के बारे में आखिर कहता क्या है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है जो हमें हमारे भाग्य से कहीं न कहीं जोड़ती है। क्या हमारी जिंदगी का सफर, हमारे सबसे अहम रिश्ते, ये सब पहले से ही ब्रह्मांड की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? ज्योतिष हमें इसी पहेली को समझने की एक चाबी देता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक सवाल से शुरू करेंगे, फिर शादी के ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट को समझेंगे, जानेंगे कि देरी के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, फिर देखेंगे कि किसी की कुंडली की कहानी को कैसे पढ़ा जा सकता है, और आखिर में ग्रहों के साथ तालमेल बिठाने के कुछ तरीके भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात को समझ लेते हैं। अगर किसी के विवाह में समय लग रहा है तो वैदिक ज्योतिष इसे एक देरी की तरह देखता है, इनकार की तरह नहीं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उम्मीद और निराशा के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ज्योतिषी किसी की जन्म कुंडली में शादी की संभावनाओं को आखिर पढ़ते कैसे हैं? असल में वो 3 मुख्य स्तंभों को देखते हैं जो किसी के भी वैवाहिक जीवन की नींव की तरह होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है जन्म कुंडली का 7वां घर। इसे हाउस ऑफ मैरिज या विवाह का घर भी कहा जाता है। इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह इस पर नजर डाल रहे हैं, ये बात पार्टनर के स्वभाव और शादी के समय को काफी हद तक तय करती है। दूसरा स्तंभ है 7वें घर का स्वामी ग्रह। इसे आप अपने वैवाहिक जीवन का एक तरह से मैनेजर या सीईओ समझ सकते हैं। ये ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है, उसकी हालत कैसी है, मजबूत है या कमजोर, इसी से वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी का पता चलता है। और तीसरा स्तंभ है कारक ग्रह, मतलब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है और महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को पति का। अगर ये ग्रह कुंडली में कमजोर हों तो जीवन साथी की तलाश थोड़ी मुश्किल हो सकती है। चलिए अब उन ग्रहों से मिलते हैं जिन्हें अक्सर शादी में देरी का विलन समझा जाता है। ज्योतिष में इन्हें कभी कभी दिव्य अपराधी भी कहते हैं, लेकिन इनकी कहानी में एक गहरा मकसद छिपा होता है। ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के सबसे बड़े टीचर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हैं शनिदेव, जो अनुशासन और कर्म के ग्रह हैं। वो हमें सब्र सिखाते हैं और अक्सर शादी को थोड़ी मैच्योर उम्र के बाद करवाते हैं। फिर आता है मंगल दोष, मंगल की एक ऐसी स्थिति जो रिश्तों में थोड़ी गर्माहट या टकराव ला सकती है। राहु, राहु एक ऐसे परफेक्ट पार्टनर का सपना दिखा सकता है जो शायद असलियत में हो ही ना। और केतु, वो हमें शादी जैसी सांसारिक चीजों से थोड़ी आध्यात्मिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि देरी और इनकार में फर्क कैसे किया जाए। ये स्लाइड इसे बहुत साफ तौर पर समझाती है। देखिए, देरी के संकेत जैसे शनि का प्रभाव ये काफी आम है, जबकि विवाह से इनकार के संकेत जैसे 7वें घर का बहुत ज्यादा खराब होना ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अभी तक हमने थियरी की बात की, लेकिन ज्योतिष की असली खूबसूरती तो तब सामने आती है जब हम इसे अपनी पर्सनल कहानी से जोड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम किसी की कुंडली और उसकी शादी की कहानी को एक साथ कैसे जोड़ता है। ये एक बहुत ही काम की स्लाइड है। यहाँ कोई भी अपने लग्न यानी राइजिंग साइन के हिसाब से अपने 7वें घर का स्वामी, मतलब अपने विवाह के ग्रह का पता लगा सकता है। जैसे अगर किसी का लग्न मेष है तो उनके लिए शादी का स्वामी शुक्र होगा। तो ठीक है, अब विवाह के ग्रह का पता चल गया, लेकिन असली राज तो इस बात में छिपा है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में बैठा कहाँ है। उसकी पोजीशन ही वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी को खोलकर रख देती है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। अगर विवाह का स्वामी 10वें घर में है तो हो सकता है कि जीवन साथी काम की जगह पर मिले। अगर 11वें घर में है तो दोस्तों के जरिए, 5वें घर में है तो लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ग्रह बताता है कि पार्टनर कहाँ या कैसे मिल सकता है। लेकिन अगर ये शादी का स्वामी ग्रह कुंडली के उन घरों में हो जिन्हें थोड़ा कठिन या दुस्थान माना जाता है, जैसे 6ठा, 8वां या 12वां घर, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये जगहें बस ये दिखाती हैं कि शादी की कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे अचानक शादी हो जाना या किसी दूसरे देश या कल्चर में जीवन साथी मिलना।
तो अगर कुंडली में शादी में देरी के संकेत हैं तो क्या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैदिक ज्योतिष हमें ग्रहों के साथ तालमेल बिठाने के तरीके भी बताता है। इन्हें उपाय कहा जाता है और ये किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की एनर्जी को बैलेंस करने वाले पावरफुल टूल्स की तरह काम करते हैं। उपायों के पीछे का लॉजिक बहुत सरल है। ये किसी ग्रह को मजबूत करने, उसके खास दिन पर ध्यान देने, मंत्रों की वाइब्रेशन का इस्तेमाल करने और एक इरादे के साथ कुछ काम करने पर आधारित है। ये स्लाइड बहुत प्रैक्टिकल है। 7वें घर के स्वामी ग्रह के आधार पर ये बताती है कि हफ्ते का कौन सा दिन और कौन सा रंग शुभ है। इन रंगों का इस्तेमाल करने से उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने में मदद मिल सकती है। अच्छा, अगर किसी को अपनी कुंडली की ज्यादा जानकारी नहीं है तो ज्योतिष में 2 यूनिवर्सल मंत्र भी बताए गए हैं। महिलाओं के लिए कात्यायनी मंत्र और पुरुषों के लिए पत्नी प्राप्ति मंत्र, जो पारंपरिक रूप से एक सही जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक लाइन पूरी बात का सार बता देती है। ज्योतिष हमें एक मैप दे सकता है, रास्ते की जानकारी दे सकता है, लेकिन आखिरकार यात्रा तो हमें खुद ही करनी है, फैसले भी हमें ही लेने हैं। और यहीं पर हमें ज्योतिष का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत मैसेज मिलता है कि शादी में देरी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक प्रोटेक्टिव तरीका है, ये पक्का करने के लिए कि जब कोई अपने जीवन साथी से मिले तो वो उस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक देरी है या ये खुद को बेहतर बनाने और एक सच्चे गहरे रिश्ते के लिए तैयार होने का एक सुनहरा मौका है? इस ज्योतिषीय सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।